गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं अविनाश अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। और जैसा मैंने कमिटमेंट किया था 10th और 10+2 करके आप लोग जो घर पे बैठे स्टूडेंट्स हैं, आप सबों के लिए एक कोर्स शुरू करने का 40 डेज का, उसके अकॉर्डिंग आज का पहला वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए हम लोग आज की बातें करते हैं कि आज हम लोग क्या क्या शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताया गया था, अगर आपने देखा था 40 डेज स्टडी स्ट्रेटजी, तो आपको बताया था मैंने कि हम वीडियो आपको अवेलेबल कराएंगे इंग्लिश ग्रामर का। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि पूरी तरह से जो इंग्लिश में हम लोग चीज़ें पहले पढ़ेंगे तो उसमें इंग्लिश पूरी तरह से क्या है। ओके, तो चलिए एकदम बेसिक से मैं आज शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने रखा है बोर्ड पे इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, मतलब कि अंग्रेजी भाषा का परिचय। तो इंग्लिश की जब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं अपने दिल दिमाग से आप कि इंग्लिश है क्या। आपका दिमाग क्वाइंट करता है आंसर को कि कुछ नहीं है, अभी तक हम लोग पढ़े थे कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ओके, यानी कि एक लैंग्वेज है जो कि पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बोली जाने वाली भाषा है। और इसका हमारे जनरल कंपटीशन में इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि एग्जामिनेशन जो होता है वो आपके मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और साथ ही साथ आपके लैंग्वेज स्ट्रेटजी का टेस्ट लेता है। और उसमें से कॉमन जो आपका लैंग्वेज चुना जाता है हमारे यहाँ, उस पर चुना जाता है इंग्लिश को। क्योंकि आपको पता होगा कि भारत जो है एक ऐसा देश है जिसमें विविध प्रकार की भाषाएं हैं। तो अगर हम किसी भी एग्जामिनेशन के लिए कॉमन लैंग्वेज चुनने की बात करेंगे तो काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, और इस नज़रिए से शायद चुना गया इंग्लिश को। तो इंग्लिश जो हो गया वो सबसे पहले हम सबको पता है कि क्या है, लैंग्वेज है। और उसमें भी कैसा लैंग्वेज है तो हम सब जानते हैं ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंटरनेशनल लैंग्वेज है। बेसिक क्वेश्चन कोई बच्चा आपसे करे तो आप बता सकते हैं कि हाँ मुझे पता है कि इंग्लिश क्या है, तो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ना कि ये नेशनल लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज है। दूसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं, यह एक वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है। आप और क्या कह सकते हैं, यह एक ग्लोबल लैंग्वेज है, क्योंकि जो चीज़ें पूरी दुनिया में मौजूद होती हैं उन्हीं चीज़ों को हम नाम देते हैं क्या चीज़ का, इंटरनेशनल का। उसी को नाम देते हैं वर्ल्ड वाइड का, या उसी को नाम देते हैं क्या चीज़ का, ग्लोबल का। तो हम लोगों को एक बात समझ में यहाँ से क्लियर आई है कि अगर हम लोग बात करें सिनोनिमस की तो 3 सिनोनिमस हम इसी बहाने सीख चुके हैं। इंटरनेशनल का समानार्थी शब्द अगर हमसे पूछे तो हम सिखा सकते हैं, बता सकते हैं वर्ल्ड वाइड, ग्लोबल। क्लियर? तो चलिए, ये तो था इंग्लिश का एक छोटा सा इंट्रो। अब आते हैं कि इंग्लिश जब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं तो इसमें कौन कौन से पोर्शंस आपको पढ़ने पड़ेंगे जिससे आपका ये जो लैंग्वेज है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो देखिए, पार्ट 2 स्टडी में हमारे पास जो शामिल चीज़ें होती हैं उनकी मैं बात करना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है और मेजर पार्ट होता है जिसे स्टूडेंट को सिखाने की कोशिश की जाती है वो होता है ग्रामर पार्ट। पता होना चाहिए कि ग्रामर जो होता है वो किसी भी लैंग्वेज को सीखने का एक सिस्टमेटिक जो होता है पूरा तरह से रूल होता है। यानी किसी भी लैंग्वेज को अगर आप बोलना चाहते हैं तो उसका एक सिस्टमेटिक स्टडी करने का कॉन्सेप्ट होता है, और उसी कॉन्सेप्ट का नाम ग्रामर कहलाता है। चलिए, तो ये तो हो गया आपके पास कि पार्ट ऑफ स्टडी में सबसे पहला पॉइंट हो गया कि हमें ग्रामर सीखना होता है। ग्रामर में क्या होता है वो सीखते हैं। देखिए, ग्रामर में जो चीज़ें आती हैं वो पूरी तरह से आती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन सभी को आपने पढ़ा था कि यह किसी भी सेंटेंस को लिखने बोलने के दौरान ये 8 ऐसे पार्ट्स होते हैं जिन 8 पार्ट्स का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। और इसी 8 पार्ट को हम लोग मिला जुला करके नाम दिए थे एक स्पीच का हिस्सा, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरी तरह से ग्रामर सेक्शन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब देखिए, इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें थोड़ा सा बांट करके पढ़नी पड़ती है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ग्रामर सेक्शन से क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको जो चीज़ें आएंगी उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कॉमन इरर्स का। कॉमन इरर्स क्या होता है, जैसे एक सेंटेंस जो मैंने बोला
उसने मुझे मारा, सही है। He beat me। कोई बच्चा बोल दिया बीट नहीं बोल करके, He killed me। अब ये जो लैंग्वेज है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हुआ क्या कि सेंटेंस में हमने एक वर्ड यूज किया था पहले बीट, और अभी यूज कर रहे हैं किल्ड। तो बीट वर्ड का हिंदी होता है किसी को पीटना, जो कि हम उससे पिटा के आने के बाद शिकायत कर सकते हैं। लेकिन जो किल वर्ड है उसका मतलब ही होता है जान से मारना, और जान से मारने के बाद आदमी का भूत तो नहीं बताने आएगा ना। यानी ये क्या हो गया, कॉमन सा मिस्टेक हो गया, कॉमन सा मिस्टेक। और इसी कॉमन मिस्टेक की वजह से सेंटेंस का जो ये वाला हिस्सा है, इस हिस्से को हम लोग नाम दे देंगे कॉमन एरर पार्ट। और अब इसी को आपके जो राइटर होंगे यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पे सी कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर हो सकता है कि नो एरर जैसा एक कॉम्बिनेशन भी टाइप किया हुआ रहेगा, और इस पार्ट को नाम दे देंगे वो आपको क्या, डी। तो हुआ क्या स्टूडेंट, गलत हो गया कि ही ब्लैंक स्पेस मी, तो हमको रखना था बीट और रख दिया किल्ड। कौन सा पार्ट गलत हुआ, बी पार्ट। तो बी पार्ट इज आंसर। तो कई बार होता है कि लैंग्वेज बोलने की वजह से भी सेंटेंस में गलतियां होती हैं, और कई बार ग्रामर से भी गलतियां आएंगी। जैसा सिंपल है, आपको दे दिया ही किल, मान लेते हैं अ रैबिट, उसने एक रैबिट मारा। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं हो सकता है। जितनी भी दुर्घटनाएं घटित होती हैं उन सभी दुर्घटनाओं को हम लोग क्या रखते हैं, प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर नहीं, बीता हुआ समय, पास्ट। जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ सीखेंगे कि जब आपका हाथ बायां वाला हिस्सा उठता है तो वो पास्ट इंडिकेशन को इंडिकेट करता है। तो जो कह रहा था कि उसने एक रैबिट मारा था, तो मारा था का मतलब है कि हमें अगर बता दिया गया ग्रामर रूल में कि ही जो होता है वो सिंगुलर होता है, और ये अपने साथ कैसा सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन रखेगा, तो सिंगुलर वर्ब रखेगा। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब रखेगा। तो ही जब सिंगुलर है तो फिर आपके टीचर आपको पढ़ाएंगे कि V1 फॉर्म को क्या मानते हैं, प्लूरल, और V5 को क्या कहा जाता है, सिंगुलर। यानी कि जब वर्ब में एस लगा देते हैं ना और ES, तो इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज़ का, V5 का। तो जब V5 सिंगुलर होता है, इतना हम लोग जब ग्रामर में जाके सीखेंगे तब ध्यान आएगा कि क्वेश्चन में किल के जगह क्या होना चाहिए था, किल्स होना चाहिए था, या तो क्या होना चाहिए था, पास्ट बोलेंगे तो किल्ड होना चाहिए था। तो ये होता है कॉमन एरर ग्रामर से। ऐसे ही बहुत जगह गलतियां हो सकती हैं, जैसे ही का जगह हिम कर दिया, हिम किल्ड अ रैबिट, तो भी गलत है। तो हो क्या रहा है, कॉमन मिस्टेक्स को ही हम लोग नाम दे देते हैं क्या चीज, गलती का, और उसी गलती को क्या बोलते हैं एग्जामिनेशन में, एरर। इसका शुद्ध रूप हो जाएगा कॉमन एरर। क्लियर हुआ। अब देखिए क्या होता है, बाय द वे यही जो सेंटेंस हमारे पास था, इसी सेंटेंस को थोड़ा सा बदलने की कोशिश की जाए। जैसे क्वेश्चन था आपके पास ही बीट या किल्ड था, सॉरी, तो किल्ड ही रखेंगे, ही किल्ड मी, ओके ना। ऑप्शन नंबर 1 में दे दिया किल, दूसरा में दे दिया बीट, तीसरा में दे दिया किल्स, और चौथा में दे दिया नो इम्प्रूवमेंट। थोड़ा लाइट कम लग रहा है बोर्ड पे और मेरा शैडो भी बन रहा है, थोड़ा हट जाता। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, कहना उसने मुझे मारा था। मैंने अभी समझाया था कि कोई इंसान मर जाने के बाद शिकायत करने नहीं आ सकता है। किल्ड वर्ड यहाँ लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या है, गलत है। जब कोई क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो उसमें क्या चीज़ का जरूरत होता है, सुधार करने का। सुधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इम्प्रूवमेंट का। यानी कि नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब हमारे पास पहले से आपने कहा कि लैंग्वेज में यहाँ पर किल वर्ड का यूज करना ही गलत है, क्योंकि वो गलत हो रहा है सेंस के अकॉर्डिंग। इसलिए आंसर क्या होगा, पीटने वाला बीट, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, बी। तो ये जो आपका ग्रामर का हिस्सा हुआ, इसको नाम दिया जाता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। क्लियर हुआ। तो ये एग्जाम्पल था क्या चीज का, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का। तो ग्रामर जो है आपके पास दो तरह से पूछा जा सकता है, कॉमन एरर से या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से।
अब देखिए क्या करते हैं, हो सकता है कि यहाँ पर जो आपने वर्ड देखा था यहाँ पे ब्लैंक स्पेस को आपको क्रिएट कर दिया, और उसके बाद जो आपके पास ऑप्शंस थे वो रख दिए गए इस तरह से, ठीक है ना। अब आपसे पूछा गया कि खाली स्थान में कौन सा वर्ड सुटेबल भरा सकता है, तो आपने क्या कहा कि हम अभी पढ़ रहे थे कि मारने के सेंस में बीट भी होता है और किल भी होता है, लेकिन जान से मारने के बाद इंसान बोलने नहीं आएगा कि उसने मुझे मारा, तो सेंटेंस का लैंग्वेज सेंस है कि उसने मुझे पीटा, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, बी। तो ये आपके पास हो गया तीसरा पोर्शन, यानी सेंटेंस जो हो गया वो इस बार क्या चीज से पूछ दिया गया, ग्रामर फिलर से। तो ग्रामर सीखने का आपने देखा कितना फायदा हुआ, 3 जगह कॉमन एरर बना सकते हैं, इम्प्रूवमेंट्स आप बना सकते हैं, और साथ ही साथ ग्रामर से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस भी आप कैरी कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्टडी में कि हमें जो होता है वो ग्रामर, इसका एक बहुत ही अच्छा हिस्सा होता है जो हमें इंग्लिश में सीखना है, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर आप सीख जाते हैं, उसके बाद आपको जरूरत पड़ती है वोकैब, ठीक है, जिसका हिंदी अनुवाद होता है शब्दावली। शब्दावली का मतलब हुआ कि जैसे हम किसी भी लैंग्वेज को अगर अच्छे से बोलते हैं तो अच्छे अच्छे शब्द भी हमारे पास होने चाहिए ना। जैसे हम किसी से मिलते हैं और कहते हैं कि आपके यहाँ वो चीज़ अच्छा था, अब वो चीज़ का नाम तो कुछ होगा ना, हम जान ही नहीं रहे, फिर कहे आपका सर पढ़ाने का अच्छा है क्या, तो आपने कहा सर तरीका, तो तरीका शब्द जो आपने सुना वो क्या था, टर्म था, शब्द था, वर्ड था, उसी वर्ड को हम लोग क्या नाम बोलते हैं इंग्लिश में, वोकैब। तो वोकैब हमें याद होना चाहिए, किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए, उसके अच्छे से एक्सप्रेशन को समझाने के लिए हमारे पास वोकैब होता है। अब वोकैब स्टडी कैसे कैसे करेंगे, जैसे ग्रामर होता है ना कि ये तरह 3 तरह से आएगा। तो आपने हिंदी भाषा में पढ़ा होगा कि हम समानार्थी शब्दों का यूज पढ़े थे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़े थे, विपरीतार्थक शब्द पढ़े थे, मुहावरे और कहावतें पढ़े थे। ये सब चीज़ें किसका हिस्सा होती थी, तो व्याकरण से हट करके, है ना, व्याकरण से हट करके उन चीज़ों को हम लोग रखते थे कि शब्दों के प्रयोग से संबंधित विज्ञान, उसी को इंग्लिश में क्या करें हम लोग, वोकैब। तो चलिए, इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने बताई, समानार्थी शब्द, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं सिनोनिमस। फिर आपने कह दिया एंटोनिमस, विपरीतार्थक शब्द। चलिए, उसके बाद फिर आपने समझा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एक लंबा सा सेंटेंस लिखा रहता था, उसका एक छोटा सा आंसर याद करते थे, याद है, जो कि कीचड़ में भी खिलता हो, याद है, जो कीचड़ में भी जन्म लेता हो, उसको हम लोग बोलते थे पंकज। पंक मतलब कीचड़ और ज मतलब जन्म लेने वाला, याद है। तो वही होता था, इतना बड़ा सेंटेंस को एकदम छोटा सा नाम दे दिया था हम लोगों ने, पंकज। यानी क्लियर हुआ वहाँ से कि वोकैब में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का स्टडी भी हमें करना है। और एक मैंने आपको बता दिया था क्या चीज़ का, मुहावरे और कहावतें, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग नाम देंगे इडियम्स एंड फ्रेजेज, ठीक है। और जिसमें आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेगा फ्रेजेज, क्योंकि इसमें होता क्या है ना, प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग मीनिंग चेंज होता रहता है। तो एक ही वर्ड के साथ 2-3 प्रीपोजिशन आपको मिलेंगे और फिर आपको दिक्कत क्रिएट कराएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल में बेसिक आप जानते होंगे, वो पढ़ाता हूँ। कैरी का मतलब ढोना होता है, याद है ना, कैरी बैग, है ना, कैरियर, साइकिल में पीछे जिसपे हम लोग बुक्स अपना दबा करके स्कूल जाते थे, तो वो, तो कैरी मतलब ढोना होता है। लेकिन इसके साथ हम जब फ्रेजल वर्ब में प्रीपोजिशन कॉम्बिनेशन की बात करें तो कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, पहला फ्रेजल वर्ब निकला। दूसरा होता है कैरी आउट, सरकार ने नियम बनाया और हमें बोला कि आप क्या करें, लागू करें अपने जीवन में, तो कैरी आउट का मतलब लागू करना, इस तरह से। तो आपने भी देखा कि जो ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे, समझा रहे हैं आज। तो कैरी से रिलेटेड कितने, 2 आपको मैंने दिखाए, है ना, ये दोनों क्या थे, फ्रेजल वर्ब थे रिलेटेड टू कैरी। तो ये होता है आपका फ्रेजल वर्ब, जिसका अर्थ प्रीपोजिशन की वजह से क्या होता है, बदलता है। तो ये हम वोकैब की श्रेणी में रख रहे हैं। चलिए, अब देखते हैं और भी कुछ चीज़ें हमें पढ़नी है। तो देखिए,
ग्रामर हो जाएगा, वोकैब हो जाएगा। अब उसके बाद आती है बात लैंग्वेज स्टडी की और समझने के लिए और भी कुछ चीज़ों की। जैसे ग्रामर से हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस लिखना सीखते हैं। वोकैब से सेंटेंस को थोड़ा सा स्टैंडर्ड बोलना लिखना सीखते हैं। और जब इन दोनों को मिश्रित कर देते हैं तो हम बड़े बड़े क्या बना सकते हैं, पैराग्राफ। सेंटेंस मिल करके क्या बनाते हैं, पैराग्राफ। तो पैराग्राफ हमें क्या किया, किसी ने जैसे तैसे लिख के दे दिया। उसने लंच किया, एग्जाम्पल में उसने लंच किया, सुबह में उठा, ऑफिस गया, ब्रश किया। सीक्वेंस बनाइए क्या होगा, सुबह में उठा, ब्रश किया, लंच किया, ऑफिस गया। तो यह क्या था, 3 सेंटेंसेस को 4 सेंटेंसेस को जैसे तैसे लिख दिया था और उसी को हमने क्या किया, अरेंज किया। तो इसी को नाम हम लोग देते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसको शॉर्ट में आप कह सकते हैं क्या, PQRS, जो बिहार में बोला जाता है ज़्यादातर, है ना। यहाँ के बच्चे ज़्यादातर यूज करते हैं PQRS, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का स्ट्रेटजी ही होता है कि P में सेंटेंस लिखा, Q में सेंटेंस पार्ट लिखा, R में लिखा और S में लिखा, और जैसे तैसे लिखा हुआ था उसको अरेंज करके आंसर करना है। कभी PQRS भी आ जाता है आंसर, कभी SQR भी आएगा, कभी RSQP आएगा, कुछ भी। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट हम सीखेंगे कब, जब हमारा ग्रामर अच्छा हो जाएगा और साथ में वोकैब अच्छा होगा। अब देखो क्या हुआ, जब आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट सीख जाते हैं तो आपको परेशान करने के लिए टीचर ने क्रिएट किया, ये एग्जामिनर ने क्रिएट किया पैसेज। तो पैसेज क्या होता है तो सबको पता है कि एक कहानी का छोटा सा हिस्सा या किसी फैक्ट स्टोरी का एक छोटा सा हिस्सा, उससे रिलेटेड कुछ नीचे क्वेश्चन ऑप्शन के साथ निकाल दिए जाते हैं। और ऑप्शंस भी ऐसे क्रिएट किए जाते हैं ना, जिससे आपको लगे कि हाँ कहानी में पढ़े थे, लगे नहीं भी पढ़े थे। तो जो जो आप नहीं पढ़े थे उसको साइड करिए, और जो लग रहा है कि हाँ कहानी के हिस्से से रिलेटेड है आंसर मार्क करिए। तो पैसेज इजी होता है। बस इसमें आपको मैंने सिखाया था, याद है इंट्रो वीडियो में, कि पैसेज बनाने का तरीका होता है क्वेश्चन फर्स्ट और पैसेज सेकंड, कि पहले क्वेश्चन को स्टडी कर लें, उसके बाद आप पैसेज को स्टडी कर लें। तो पैसेज भी आपसे पूछा जाता है। अब देखिए एक चीज़ और बच रहा है, और वो होता है क्लोज टेस्ट। क्लोज पैसेज भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला कि आप इसे क्लोज टेस्ट के साथ ही साथ नाम दे सकते हैं क्लोज पैसेज भी। तो क्लोज पैसेज जो होता है ना, पैसेज का ही एक पार्ट होता है। पैसेज से क्वेश्चंस निकाले गए थे, और जो क्लोज टेस्ट या क्लोज पैसेज होता है उसमें से ना बीच से वर्ड निकाल दिए जाते हैं, ग्रामर मीनिंग निकाल दिए जा सकते हैं। जैसे हम जान रहे हैं कि कैरी के बाद ऑन होता है, आउट होता है, तो कैरी के बाद ब्लैंक स्पेस क्रिएट कर दिया, नीचे ऑप्शन क्रिएट कर देगा उसका, आउट, ऑन, बाई, फॉर, इस तरह से। आगे जाके आप पढ़िएगा कि रेगुलेशंस, रूल्स से रिलेटेड कुछ सेंटेंस लिखा था, तो हम अभी पढ़े थे कि नियम को पालन करने के लिए क्या होता है, कैरी के बाद आउट। तो 4 ऑप्शन में आउट चुन लेंगे, वो भी मुश्किल काम नहीं है। क्लियर ना। दूसरा तरीका, सेंटेंस में कभी कभी ग्रामर हिस्सा था, वोकैब से भी होगा, तो वोकैब के भी बहुत तरीके होते हैं बनाने के। जैसे हम जानते हैं कि मानव जाति का हिंदी है, हिंदी टर्म, इंग्लिश टर्म क्या होता है, ह्यूमन बींग्स या ह्यूमन बींग्स, मैन काइंड। तो ब्लैंक स्पेस था स्टोरी के बीच, ह्यूमन के बाद ब्लैंक स्पेस, ऑप्शन में बींग था, काइंड था, टाइप था, पार्ट था, क्या चुनेंगे, बींग्स चुनेंगे। तो ग्रामर का हिस्सा भी सीखने से हमें वहाँ ग्रामर से बन जाएगा वो क्लोज पैसेज, और जब हम वोकैब स्टडी करेंगे तो वोकैब की वजह से भी बन जाएगा। तो ये आपका तीनों जो हो गया लैंग्वेज हिस्सा हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये था आपको मुझे समझाना अपनी ओर से कि इंग्लिश जो है उसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं और इंग्लिश एक्चुअल में है क्या। चलो कुछ फैक्ट बात बताओगे या कमेंट में लिखोगे तो लिखो, आपके लिए हम क्वेश्चन रेडी कर सकते हैं। A script of English, ठीक है। स्क्रिप्ट का मतलब लिपि होता है, तो इंग्लिश की लिपि कौन सी है, ऑप्शन आपके पास दे दिया हूं। ठीक है, आपको अगर पता है तो इसका आंसर नीचे कमेंट में लिख करके हमको बताइए। अब हम लोग शुरू करते हैं आज का कुछ क्लास। ये तो था सिर्फ इंट्रो हमने दिया आपको, जिसमें आपको सिर्फ समझाने की कोशिश की गई है कि इंग्लिश में हम क्या क्या आपको पढ़ाते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब हम लोग थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं, इंग्लिश का क्लास आज कुछ कर लेते हैं, ताकि कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम आपको PDF में प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए हेडिंग बनाते हैं।
सबसे पहले आपको जब कोई भी लैंग्वेज सीखना होता है ना, तो उसमें हम सबसे पहले स्टार्टिंग में सिखाते हैं स्टूडेंट को क्या, लेटर। जैसे ठीक है, आपको उर्दू सीखना है तो उर्दू आप लिखना पहले सीखेंगे। जैसे आपने इंग्लिश सीखी थी तो याद होगा कि आपने ABCD लिखना सीखा था। जब आपने हिंदी सीखी थी तो आपने क्या, गहरा लिखना सीखा था। ठीक है, तो उसी तरह से है कि जब इंग्लिश की बात आती है तो हम लोग सबसे पहले ABCD सीखेंगे। और ABCD जो होता है उसको हम लोग कहते क्या हैं, तो अक्षर कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। तो लेटर होता क्या है, तो अभी सीख रहे थे कि इंग्लिश तो एक लैंग्वेज का क्या है, एक छोटा सा वर्ड है। इंग्लिश एक क्या है, वर्ड है, और वो वर्ड जो है वो सोच लो कि कितने क्या चीज़ से बना हुआ है, लेटर से बना हुआ। तो लेटर जो होता है, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, ऑफ वर्ड कह सकते हैं। किसी भी शब्द को अगर आप लिखते हैं तो उस शब्द का निर्माण छोटे 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 लेटर्स से होता है। तो लेटर अपने आप में क्या हो गया, उस वर्ड का स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया, उसको और आप ब्रेकअप नहीं कर सकते हैं। यानी शब्द ब्रेक होकर लेटर में आ सकता है, लेकिन लेटर ब्रेक होकर के कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए, ये तो हम समझ गए। जैसे आपसे पूछा जाएगा कुछ बेसिक क्वेश्चन, हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हम लोग। पहला दिन थोड़ा बेसिक रहेगा, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे एक्चुअल क्लास में। हम सबको पता है कि इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट्स हम लोग लिखते थे A से Z तक, उसमें 26 आपके पास लेटर्स होते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 26। चलिए ठीक है, अब किसी ने आपसे पूछ दिया हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स, सॉरी लेटर्स ही रखते हैं, लेटर्स इन योर फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम। तो भाई अपनी अपनी बात है। जैसे मेरे से पूछेंगे तो मैं काउंटिंग नहीं अगर जानता हूँ तो काउंटिंग करूँगा ना, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि फर्स्ट नेम का मतलब होता है जो हम सबसे पहले यूज करते हैं। तो फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम होता है, या लास्ट नेम भी कहते हैं या मिडिल नेम भी कहते हैं। अगर दो ही आपका वो शब्द का नाम है तो लास्ट नेम भी हो सकता है, 3 शब्द का है तो मिडिल नेम होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट नेम मेरा था 7, तो मैंने अपना आंसर कर दिया कि भाई 7। आपका जितना है आप आंसर करेंगे। तो समझ में आ रहा है कि लेटर क्या होता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब हम लोगों ने बात की लेटर की, थोड़ा सा दिमाग में आया क्या, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर अकॉर्डिंग राइटिंग, है ना, इंग्लिश की बात हो रही है कि जब आप अंग्रेजी टर्म को लिखना शुरू करते हैं कॉपी पे, ठीक है, तो आप जब लिखते हैं तो उसको लिखने के लिए आपके पास लेटर कितने तरह से यूज किए जाते हैं, याद होगा सभी को, 2 तरह से यूज किए जाते हैं ना, 2 तरह से यूज किए जाते हैं। और वो 2 तरीका कौन कौन सा है आपको याद होगा, नहीं आते तो हम लोग यहाँ से सीखते हैं। 2 टाइप्स, एक होता है आपके पास, आपने पढ़ा होगा स्मॉल लेटर, ठीक है, और एक पढ़ा होगा आपने कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। लेकिन देखो क्या होता है, स्मॉल शब्द जब आप यूज करते हैं तो थोड़ा सा आपको खुद ही लगता है कि ये अच्छा नहीं है। मतलब अभी थोड़ी देर पहले समझा रहा था मैं कि जब आप कभी भी लैंग्वेज बोलते हैं ना, तो आपकी भाषा तभी अच्छी होती है जब आपका शब्द का चयन अच्छा हो। तो जैसे आप बोलते हैं ना स्मॉल लेटर, आपको अजीब सा लगता है, फील आता है, छोटा, क्या छोटा, अजीब सा। इसलिए इसको ग्रामर में सही शब्द में बोला जाए तो हम लोगों को बोलना चाहिए था लेटर ऑफ लोअर क्लास। ठीक है, आप कहोगे लोअर क्लास भी लगता है सर कि बैकवर्ड क्लास के सेंस में आ गया। जी ऐसा नहीं है। जैसे होता है ना कि कोई चीज़ को हम लोग पहले रखते हैं जो श्रेष्ठ होता है, उसके बाद हम रखते हैं जो उससे निम्न होता है। तो वही होता है ना, जब हम अपना स्टार्ट करते हैं नाम लिखना तो उसमें पहला लेटर हम लोग कैपिटल लिखते हैं, उसके बाद चीज़ों को क्या कर देते हैं, स्मॉल कर देते हैं। तो ये जो था ये अपर था, यानी इन चीज़ों से आगे लिखाता है, इसलिए ये अपर क्लास में रखा गया। बाकी चीज़ें इसके तुलना में निम्न है, इसलिए लोअर क्लास में रखा गया। इसे लेटर ऑफ लोअर क्लास कहेंगे इसको। और इसको नाम देना चाहिए था आपको शुद्ध भाषा में
लेटर ऑफ अपर क्लास, ठीक है, लेटर ऑफ अपर क्लास। चलिए, अब तक नहीं जानते थे तो जान लेते हैं थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक तो ठीक था। किसी ने आपसे पूछ दिया कि अब आपने यहाँ पर बता के जोखिम मोल ले लिया है कि स्मॉल लेटर का मतलब लेटर ऑफ लोअर क्लास, कैपिटल का मतलब लेटर ऑफ अपर क्लास। अब हमको बताइए कि लेटर ऑफ अपर क्लास का यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे। क्वेश्चन क्या आया, वेयर वी यूज लेटर ऑफ अपर क्लास। चलिए हम वहीं से शुरू करते हैं फिर से। वेयर you can use letter of upper class यानी कैपिटल लेटर। ठीक है, तो आप इसको बताएंगे टू वेजेज है ना, या टू यूजेज। दो तरीके हैं या दो प्रयोग हैं। अब ये दो तरह के प्रयोग कौन कौन से हैं कैपिटल लेटर के, जरा देखते हैं। सबसे पहले आप कह सकते हैं क्या, इन द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, इन द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। दूसरा आप कह सकते हैं इसी में, या तो स्टार्ट ऑफ प्रॉपर नेम, प्रॉपर नेम या तो नाउन, ठीक है ना, प्रॉपर नेम या तो प्रॉपर नाउन। मतलब समझिएगा, तो देखिए जैसे मानते हैं आप अपना खुद का नाम ही एग्जाम्पल पे लेते हैं कि आपका नाम है बाय द वे सुनील नरेन, है ना, काफ़ी अच्छा प्लेयर था कलकत्ता से, नाम मान लेते हैं उन्हीं को। अब सुनील नरेन जब आपने बात की तो सुनील में पहला जो है वो कैपिटल गया, और नरेन जब आपने लिखना शुरू किया तो वहाँ पर भी क्या गया, कैपिटल गया। तो जब हम किसी भी प्रॉपर नाउन को कितनी बार भी लिखते हैं ना, कितने भी कॉम्बिनेशंस में, तो हमेशा वो स्टार्ट होता है कहाँ से, कैपिटल से। फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस ये तो आपको पता ही है, जैसे आपने बोला इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो आप देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं क्या कि यहाँ पर ये ई तो कैपिटल लिखा गया, बाकी चीज़ें हर जगह आप देख रहे हैं क्या स्मॉल कॉम्बिनेशन में आई है, यानी लेटर ऑफ लोअर क्लास में रखी गई। तो आप सेंटेंस का स्टार्ट जो करते हैं वो करते हैं, या तो कोई प्रॉपर नाउन को हमेशा क्या रखते हैं, अपर क्लास में। चलिए, अब इसका जो दूसरा स्टेज ही था वो क्या था, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म जब लिखते हैं तो भी हम लोग लेटर ऑफ किसका यूज करते हैं, अपर क्लास का। जैसे अगर आपने कहा कि मैंने बीए कर रखा है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, आपने कहा कि मैंने एमए कर रखा है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, क्लियर है। अगर आप कहते हैं कि मेरे अंकल एक एसपी हैं तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, आप उसको स्मॉल कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। कैसे कैसे गलत होगा, इस तरह से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो लेटर ऑफ लोअर क्लास का यूज हम नहीं सीखेंगे, सिर्फ लेटर ऑफ अपर क्लास का ही प्रयोग सीखना होता है। क्वेश्चन वाइज आएगा। तो कितने तरीके थे आपने सीखे, दो तरीके थे। सेंटेंस के स्टार्ट को लिखो, या तो किसी प्रॉपर नाउन को लिखो, या तो फिर दूसरा तरीका था कि शॉर्ट फॉर्म को लिखते हैं तो अपर क्लास का ही प्रयोग करते हैं। चलिए, यहाँ तक हम लोग ठीक ठाक हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे फिर पूछते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर। ठीक है, अब की बार फिर से टाइप अकॉर्डिंग कर दिया मैंने इस बार साउंड। साउंड का मतलब समझते हैं ना, जो आप स्वर का यूज करते हैं, स्वर मतलब आवाज का। तो आपको पढ़ाया गया होगा, याद करो हिंदी भाषा में भी, कि हम जब कभी अपने स्वर का यूज करते हैं तो इसका दो कॉम्बिनेशन आता है, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। मतलब ऐसी भाषा जिसे बोलने में थोड़ा कम वक्त लगता है और एक को ज़्यादा। तो समझने पर हम लोगों को पता चला कि आप कहाँ इनडायरेक्टली चाह रहे थे, कितने, टू टाइप्स ऑफ लेटर, किसके अकॉर्डिंग, साउंड के अकॉर्डिंग। अभी कौन कौन सा है, तो जी बिल्कुल प्रेजेंट है आपके पास। पहला हो गया लेटर ऑफ
कौन सा साउंड? वोवेल साउंड। चलिए अब हम लोग को पहले देखना पड़ेगा कि लेटर ऑफ वोवेल साउंड है कौन कौन। तो ऐसे तो बेसिकली जो कहा जाता है कि 5 वोवेल होते हैं इंग्लिश टर्म में, लेकिन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वो 5 वोवेल हैं, वोवेल साउंड के लेटर नहीं हैं। वोवेल 5 हैं लेकिन वोवेल साउंड के लेटर की संख्या 5 से दुगना से भी ज़्यादा है। नहीं भरोसा है तो थोड़ा सा आप ABCD सीख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। चलिए ABCD EFG HIJKLMN OPQRST UVWXYZ। कैपिटल लिखे ना, सारा कैपिटल ही करते हैं। चलिए अब चीज़ों को थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं कि इस तरह से लिखने से आपने क्या सिखाया कि हमें ABCD भी नहीं आती थी। नहीं, हम सिखाना चाह रहे हैं क्या चीज़? साउंड। जरा उच्चारण को, साउंड को ध्यान देना। इसको बोलेंगे A, इसको बोलेंगे B, इसको C, इसको D, इसको E पढ़ेंगे। अब देखिए हमें लेटर पढ़ना है, शब्द नहीं। शब्द का मतलब होता है 2 लेटर कॉम्बिनेशन, तो कम से कम 2 लेटर से बना हुआ, और जो लेटर होता है वो अकेला होता है। तो इसको हम लोग F पढ़ेंगे लेकिन लिखेंगे सिर्फ क्या? A। इसको हम लोग G पढ़ रहे हैं, इसको H पढ़ रहे हैं लेकिन सिर्फ लिखेंगे A। इसको I पढ़ रहे हैं तो सिर्फ क्या लिखेंगे? ये। J पढ़ रहे हैं, K पढ़ रहे हैं, L M N। चलिए O हो गया, P हो गया, Q हो गया, पूरा नहीं लिखेंगे तो छोड़ दीजिए। R हो गया, S हो गया, T हो गया, U V W X Y और हो गया Z। अब चीज़ों को जरा सा गौर करना शुरू करते हैं। आपने हिंदी में पढ़ा था, याद है? हिंदी में जो स्वर होते थे, वोवेल होते थे, कौन होते थे? अ होता था, आ होता था, ह्रस्व ई, दीर्घ ई। अगर चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा लिख लेता। ह्रस्व है ना, दीर्घ ए हो जाता था, है हो जाता था। अब हम लोग छोड़ते हैं। अब चीज़ों को समझने का कोशिश करने पर आपको समझ में आएगा कि हिंदी इंग्लिश अगर दोनों को मिला दिया जाए तो स्वर वर्ण कौन कौन से आए। तो हमारे पास ये आ गया, इसके कारण यहाँ से देख लेना ई आ गया, इसके कारण यहाँ से एफ भी आ गया। जब लेटर की बात हो रही है, शब्द की नहीं, शब्द होता है एफ, फा भी रहेगा तब, लेटर सिर्फ हो गया एफ में ये। चलिए क्लियर हुआ। फिर आपका जी कैंसिल, एच हो गया इसके कारण, आई हो गया इसके कारण, एल हो गया इसके कारण, एम हो गया इसके कारण, एन हो गया आपका ए के कारण ही, ओ इसमें है ही। आपके पास आर भी आ चुका है, एस भी आ चुका है और एक्स भी आ चुका है। और जो आपका होता था ना, वो आपका बिरादरी से बाहर हो गया ये। तो आपने देखा कि लेटर ऑफ वोवेल साउंड में कौन कौन शामिल हो गया है ये। चलिए फिलहाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने पहले ही कहा था कि 5 गुना 10 से भी ज़्यादा हो जाएगा। कितने हो गए? 12। अब कौन कौन से हैं इसको हम लोग रखेंगे, बाकी को हटाएंगे। चलिए यहाँ पर नहीं, सॉरी, यहाँ पर होगा 12। चलिए लिख देते हैं आपके लिए। ए हो गया, ई हो गया, उसके बाद था आपके पास में एफ था, जी नहीं एच था, आई था, जे नहीं के नहीं एल था, एम था, एन ओ पी क्यू नहीं आर एस, और उसके बाद फिर एक्स। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। तो हमारे पास ये सारे जो थे लेटर ऑफ वोवेल साउंड थे। तो जब भी आपको क्वेश्चन में पूछे कि वोवेल की संख्या बताओ, 5 बताना है, लेटर ऑफ वोवेल साउंड बताओ तो 12 बताना है, और इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? देखो, हम लोगों ने आर्टिकल के क्लास में पढ़ा था कि जितने भी वोवेल साउंड के लेटर कॉम्बिनेशन और शब्द होते हैं, उन सभी शब्दों और लेटर के साथ में हमको यूज करना होता है आर्टिकल ए और एन में। कौन सा? एन। तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि एन का प्रयोग इन सभी के साथ में होगा।
अब इसका फायदा ये होगा, एग्जाम्पल देखो, किसी ने आपसे पूछा पुट ए और एन करने आता है, तो आप कहोगे यस, मुझे आर्टिकल लगाना तो आता है, आपसे क्वेश्चन क्रिएट कर देगा, चलो तो आता ही है तो बताओ। और उसने लिख दिया एफ आई आर, आप हड़बड़ा करके एन के जगह क्या रख दिए ए, क्योंकि आपको आदत है क्या कि एफ देखो नहीं और वोवेल नहीं, कॉन्सोनेंट समझने का ना, लेकिन मैंने क्या बोला स्टूडेंट कि आपको उच्चारण के अनुसार आर्टिकल लगता है, तो इसको क्या पढ़ेंगे एफ आई आर, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि साउंड जो होता है वो लेटर का होता है, इसलिए इससे मतलब है, बाकी चीजों से मतलब नहीं है, तो इसको हटाओ और इसके अनुसार क्या होना चाहिए था, ए नहीं एन। चलो ठीक है, और देखना है तो देखो, आपने काफी बार इसको बनाया होगा ना, ऑनेस्ट टीचर, सिंगुलर रहेगा तभी और नाउन रहेगा तभी लगेगा, क्योंकि ऑनेस्ट एडजेक्टिव टर्म है। आप प्रोनाउंसिएशन पे माइंड करके लिखोगे तो लिखोगे क्या ऑनेस्ट, फिर आपको ध्यान आएगा ये तो वोवेल है तो ए नहीं लगाना होता था, आपके सर सिखाए थे क्या होता है हमेशा ऑनेस्ट होता है एन के साथ। चलिए और चीजों को समझना है तो देख लो, अभी आपके कोविड-19 से फाइट करने में एनसीसी के छोटे छोटे बच्चे भी जो थे, यानी 9th 10th के बाद के, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया था। चलिए तो मैंने वहीं से याद किया, एनसीसी मान लेते हैं ऑफिसर, कितना ऑफिसर है, एक ऑफिसर, क्योंकि एस नहीं लगा तो एक ही है ना। अब यहाँ पे फिर से आपने आदतन क्या लगा दिया ए, क्योंकि एन देखे, जबकि प्रोनाउंसिएशन क्या है एन, इसलिए क्या लगना चाहिए था एन। तो इस तरह से आपका जो है वोवेल कॉन्सोनेंट कॉन्सेप्ट से आर्टिकल फिल करने के लिए भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आपको जो प्रैक्टिस मैं दूंगा आज का, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, बहुत सारा नहीं तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन। बाकी चीज़ें जितनी भी मैंने फाउंडेशन के तौर पे, बेसिक के तौर पे पढ़ाई थी, कितने लेटर होते हैं, कितने वोवेल साउंड के लेटर होते हैं, इससे रिलेटेड भी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, रिवीजन के लिए एक पीडीएफ क्वेश्चन के तौर पे दे रहा हूँ। जैसा मैंने वादा किया था कि पीडीएफ में कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ मैथ्स के कैलकुलेशंस वगैरह सीखेंगे आप, कुछ रीजनिंग के छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे बनाने के लिए, ठीक है। और साथ में रहेगा जितना हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे उसका। तो आप लोग कंटिन्यू रूप से आज का सेशन मेरे साथ जिस तरह शुरू किए हैं इसी एनर्जी के साथ बनाए रखिएगा, और चीज़ों को पॉज कर करके नोट करते जाइएगा, ताकि आपका इंग्लिश का एक अच्छा क्लास स्ट्रेटजी घर पे ही तैयार हो जाए। ओके, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त।